जब रिजल्ट है तभी तो एमबीबीएस वाले कन्वर्ट हो रहे हैं ना होम्योपैथी में। इवन फाउंडर ऑफ होम्योपैथी जो है डॉक्टर सैमुअल हैनेमन, ही इज ऑल्सो एलोपैथ डॉक्टर। उसको रिजल्ट, उसको इसमें पैसा नहीं मिलता है, बट इसमें पैसा होम्योपैथ एलोपैथ से ज्यादा मिलता है। एलोपैथी को, ये जो एलोपैथी अभी जो प्रैक्टिस की जाती है वो एक्चुअल एलोपैथी है ही नहीं, ये है एंटीपैथी प्रैक्टिस करते हैं। हालांकि एक मिथ है पेशेंट्स की कि होम्योपैथी के रिजल्ट्स बहुत लेट आते हैं, बट अगर होम्योपैथिक मेडिसिन अगर परफेक्टली सिमिलिमम रही तो उसके रिजल्ट्स विद इन 24 आवर देखने को मिलते हैं। सो होम्योपैथी वर्सेस बाकी की थेरेपीज, जहाँ पे होम्योपैथी ने लाखों लोगों की जिंदगियों को बदला है, वहीं एक तरफ यूरोपियन देश जिसने होम्योपैथी को स्लो, स्यूडो साइंस, प्लेसिबो, फेक बोल के बैन कर दिया है। आज इसी की सच्चाई को जानने के लिए हमने आज के गेस्ट एंड गाइड को इनवाइट किया है, जो ठीक इसके विपरीत सोचते हैं और हमें इससे रिलेटेड हैरान कर देने वाले रिजल्ट्स बताने वाले हैं। डॉक्टर ताहा मखनोजिया 5 साल से होम्योपैथिक प्रैक्टिस कर रहे हैं। इन्होंने सक्सेसफुली विदाउट अ सिंगल डोज ऑफ एलोपैथी मेडिसिन, अंग्रेजी दवाइयों के बिना, सिर्फ होम्योपैथी से टाइफाइड, स्प्लीनोमेगैली, किडनी डिजीज, एंजाइटी, डिप्रेशन, अर्थराइटिस, एलर्जी और पीसीओडी जैसे गंभीर मेडिकल प्रॉब्लम्स एंड डिजीज को ट्रीट किया है। उनका मोटो अपने पेशेंट्स के चेहरे पे मुस्कान देखना है, क्योंकि वो महसूस करते हैं बीमार होने की गंभीरता और तकलीफ को। वो पेशेंट्स को रूट कॉज से ट्रीट करने एंड हील करने में बिलीव करते हैं और उनके रिजल्ट्स उनकी जन सेवा में काम कंटिन्यू करने के लिए और इंस्पायर करते हैं। सो वेलकम एंड थैंक्स डॉक्टर ताहा टू बी आवर टुडेज गाइड ऑफ द मंथ। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। सो डॉक्टर ताहा, यहाँ पे लोग आजकल एलोपैथी के पीछे भाग रहे हैं, सबके सब यहाँ तक कि जो प्रैक्टिशनर्स हैं एलोपैथी प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपका जो पैशन है होम्योपैथिक को लेके कहाँ से स्टार्ट हुआ और व्हाई इट इज सो, आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए। एक्चुअली जब मेरा एजुकेशन चल रहा था तो मैंने 8th स्टैंडर्ड में डिसाइड किया था कि आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर। मेरा मतलब ऐसा, हम ऐसे उतने ब्राइट स्टूडेंट नहीं थे जितने मतलब एज अ डॉक्टर बनने के लिए रहना चाहिए 96 97% वगैरह। मैं एक नॉर्मल स्टूडेंट था, 40 50 60 70% पर, ज्यादा से ज्यादा उससे अबव कभी गया नहीं। एंड 12th में भी मेरे मतलब उतने परसेंटेज नहीं थे जैसे हमको समाज समझता है ना कि इतने परसेंटेज में तुम क्या डॉक्टर बनोगे, तो हम मेरे भी उतने कुछ परसेंटेज थे नहीं। लेकिन मेरा एक इंटेंशन था कि नहीं, आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर, सो आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर ओनली। उसके बाद मैंने बीएचएमएस में एडमिशन लिया और बीएचएमएस सिलेक्ट करना एक मेरी चॉइस थी, बिकॉज जो हमारे परसेंटेज है उसमें हमको एलोपैथी इसमें आयुर्वेदिक यूनानी में मिल सकता था, लेकिन मैंने होम्योपैथी इसलिए सिलेक्ट किया बिकॉज मैंने पहले भी मेरी पर्सनली कुछ मेडिसिन मैंने ली थी और मुझे उसके काफी अच्छे रिजल्ट्स मिले थे। तो मेरा एक इंटेंशन था कि नहीं, हमको पेशेंट को अगर रूट कॉज से ट्रीट करना है, बाकी फिर से नहीं आए वैसा। अगर जो एलोपैथिक मेडिसिन में हम लेते हैं कि मेडिसिन लिया और उसके बाद में फिर से कुछ टाइम बाद फिर से सिम्टम रिपीट होते हैं, बट होम्योपैथी में वैसा नहीं होता है। तो हम के पेशेंट को अगर प्योरली हमको ट्रीट करना है तो हमको होम्योपैथी सिलेक्ट करनी चाहिए। तो फिर वहां से मैं होम्योपैथी के लिए थोड़ा इंस्पायर्ड था। सेकेंड ईयर आफ्टर आई कंप्लीटेड सेकेंड ईयर, मैं थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया था एज फ्रॉम होम ओनली, पेशेंट्स को देखना। बिकॉज मेरा पहले से ही जो इंटेंशन था वो होम्योपैथी प्रैक्टिस करना था। तो मैं काफी ज्यादा बुक्स रीड करता था होम्योपैथिक मेडिसिन के एंड उसके रिलेटेड मेडिसिन, जैसे कि नॉर्मली पोर्शन वाइज हमको एक ही बुक होती थी, एसके दुबे। लेकिन मेरे पास हमारा जो मेडिसिन बुक है, मटेरिया मेडिका सब्जेक्ट रहता है, तो उसके अंदर सब होम्योपैथिक मेडिसिन होती है और उसकी डिटेल्स होती है कि कब कौन सी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करना है, क्या सिम्टम है। तो जनरली कॉलेज के सब स्टूडेंट एक ही बुक यूज करते थे, एस के दुबे। मेरे पास 10 टेक्स्ट बुक होती थी, मैं 10 टेक्स्ट बुक से पढ़ता था। एक ही मेडिसिन 10 टेक्स्ट बुक, 15 टेक्स्ट बुक, ऐसे खोल खोल के हर एक मेडिसिन को कहीं ना कहीं से रिफर करता था, ताकि उसके ईच एंड एवरी डिटेल पता चले कि पेशेंट अगर आ रहा है तो उसकी पर्सनैलिटी क्या है।
मैं इंटर्नशिप में था। मैंने एक पेशेंट को देखा था और उसको ट्रीट किया। उसके बाद से आई एम कॉन्फिडेंट कि नहीं, मैं करूंगा तो होम्योपैथी करूंगा। कि ही इज सफरिंग फ्रॉम सीवियर हाइपर एसिडिटी एंड गैस्ट्राइटिस। वो पेशेंट जब हमारे सामने आके बैठता है, इवन होम्योपैथिक मेडिसिन क्या करती है कि पेशेंट की पर्सनल डिटेल यानी पर्सनैलिटी को भी कवर करती है। कि एक पेशेंट अगर तुम्हारे पास आ रहा है, अगर वो कौन सी, हम होम्योपैथिक में पेशेंट को मेडिसिन के नाम से बुलाते हैं। जैसे ही इज नक्सोमिका पेशेंट, ही इज नेट्रामोर पेशेंट, ही इज लाइकोपोडियम पेशेंट। तो डॉक्टर दूसरा समझ जाता है कि उसके सिम्टम्स क्या है। तो वो था नक्सोमिका। और नक्सोमिका इसलिए था क्योंकि मैंने उसके नक्सोमिका, उसके जो सिम्टम थे, इतने नक्सोमिका के लिए मैच हो रहे थे। नक्सोमिका जो पेशेंट होता है वो बहुत ज्यादा अपने वर्क को रिलेटेड, अपने बिजनेस को रिलेटेड ओरिएंटेड होता है, बहुत ज्यादा होता है। चिली होता है, नॉर्मल जो थर्मल कंडीशन उसके होती है वो चिली होता है। वो पेशेंट समर में भी 3 पीस सूट पहन के आकर बैठता है। और लिटरली वो पेशेंट भी वैसा ही था, पूरा फॉर्मल। समर के अंदर गर्मी में 3 पीस सूट पहन के आके मेरे सामने विदाउट एसी में बैठ रहा है। और हैट वगैरह जैसे वो नॉर्मल, वो जो फॉर्मल मूवीज में देखते हैं ना हम, वैसा फॉर्मल उसने पहना हुआ था। और मेरे सामने गॉगल लगा के मेरे सामने पूरी हिस्ट्री दे रहा है, 1.5 घंटा बैठ के मेरे आंखों में आंखें डाल के बात कर रहा है। एंड लास्ट में मतलब मैं हिस्ट्री ले रहा हूँ तो पता चल रहा है ही इज यूजिंग लैपटॉप मोबाइल्स वगैरह। ही इज एन इंजीनियर। और लास्ट में मुझे पता चलता है कि ही कांट सी फ्रॉम हिज बोथ आईज। समझ लो, मतलब वो, उसके दोनों आंखें विजन नहीं बता रही है, लेकिन फिर भी वो उसके वर्क के रिलेटेड इतना ओरिएंटेड है कि वो अंधारे के भी अपना लैपटॉप और मोबाइल यूज कर रहा है और उसका काम कर रहा है। तो वो वर्क से रिलेटेड कितना ओरिएंटेड होगा। एंड आई सिलेक्टेड नेट्रम, सॉरी, नक्सोमिका। और नक्सोमिका देने के बाद उसको विद इन अ 1 वीक उसका हाइपर एसिडिटी और गैस्ट्राइटिस जो था कंप्लेंट, वो इतने सीवियर पर थे, सब चले गए। तो वहां से मैंने इंस्पायर होकर, पहले तो इंस्पायरेशन था कि हमको होम्योपैथी करना है, लेकिन फिर उसके बाद में मैंने एक कंफर्म कर लिया कि नहीं, मुझे करना है तो होम्योपैथी ही करना है। एलोपैथी में अगर हम देते हैं तो ऑन्डेंसेट्रॉन देते हैं, पेंटाप्राजोल देते हैं, रेनिटिडिन देते हैं, इसमोप्राजोल देते हैं। दे दे के फिर वो क्या, कंटिन्यू लेते रहो, 2 महीना, 6 महीना, 10 महीना, फिर साल, 1.5 साल, 2 साल, एक काम नहीं किया तो दूसरा दो। तो ये ट्रीटमेंट नहीं हुआ ना, ये तो सिर्फ तुम सप्रेस कर रहे हो। ट्रीटमेंट ऐसा होना चाहिए जो उसको मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं हो बाद में। तो ये थी हमारी इंस्पिरेशनल स्टोरी। तो उसके बाद से मैंने होम्योपैथी प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया। और डॉक्टर ताहा, मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्यों आज की जनरेशन की गलत धारणा है, गलत सोच है होम्योपैथिक को लेके, उसके बारे में कुछ बताइए। आप क्या सोचते हैं वो, और उसको लेके आप क्या कहना चाहते हैं? जैसे कि होम्योपैथिक डॉक्टर अभी जो भी बीएचएमएस करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वही कॉन्फिडेंस नहीं होते कि उनको करना क्या है। वो बोलते हैं अभी हम सेकेंड ईयर में है, आगे देखेंगे, थर्ड ईयर में है, आगे देखेंगे, फाइनल ईयर में आगे देखेंगे, अभी तो इंटर्नशिप चल रही है, आगे देखेंगे क्या करना है। तुमको अगर कुछ चीज करनी है तो तुमको उसके लिए पहले से ही डिसाइड करना होता है कि हमको क्या करना है। और जब तुम उसमें, अगर हम डॉक्टर से कॉन्फिडेंट नहीं रहेंगे तो फिर तुम पेशेंट को ट्रीट नहीं कर सकते, क्योंकि तुम उसको डिटेल स्टडी नहीं कर पाओगे। जैसे मैं अगर कोई भी रेमेडी प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, अभी कोई भी मेडिसिन हम पढ़ते हैं तो एवरी बुक्स, बहुत सारी बुक्स में सब जगह अलग अलग मिलता है। जैसे कि एक नॉर्मली एक नॉर्मल में एक कंडीशन बताता हूँ आपको कि एक बच्चा है छोटा सा, बाहर धूप में खेल के आ रहा है, आके उसको फीवर हो रहा है, हाई ग्रेड फीवर है। तो नॉर्मली अगर जो होम्योपैथी प्रैक्टिस नहीं करते हैं, वो लोग यही देंगे कि बेलाडोना इज बेस्ट रेमेडी। अगर बेलाडोना कवरिंग हाई ग्रेड फीवर और हीट की वजह से होता है उसमें। लेकिन अगर हम दूसरी मेडिसिन की बुक्स पढ़ते हैं, जैसे केंट्स मटरा मेडिका है, तो केंट ने लिखा है, बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है कि वहां पर तुमको एकोनाइट देनी चाहिए, क्योंकि बच्चा सन स्ट्रोक से डायरेक्टली बाहर आया, एक्सपोज होके आया है, और सडन हाई ग्रेड फीवर होता है। और एकोनाइट के सारे जो सिम्टम है वो सडन ऑनसेट होते हैं,
सडन ऑनसेट, तो वहां पर हमको एकोनाइट। अब ये बात हमको दूसरे बुक से नहीं पता चलती। तो जब हम हमारा एक गोल होगा कि हमको क्या प्रैक्टिस करना है पहले से, तो हम उसके बारे में डिटेल स्टडी कर पाएंगे। और जब तुम डिटेल स्टडी करोगे तो तुम्हारा एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, और कॉन्फिडेंस बिल्ड होने के बाद ही तुम पेशेंट को ट्रीट कर सकते हो। अगर तुम फर्स्ट कॉन्फिडेंट ही नहीं हो तो पेशेंट को ट्रीट नहीं कर पाओगे। दूसरी बात यह है कि वो लोग नॉलेज नहीं लेते, जैसे कि मैंने बताया, अगर उनका गोल नहीं होगा तो वो लोग उसको डिटेल स्टडी करने की वजह से नॉलेज नहीं ले पाते। तो फिर उसके बाद उनको रिजल्ट्स नहीं मिलते। अभी समझ लो मैं पेशेंट्स को प्रॉपर हिस्ट्री लेके ट्रीट नहीं करता हूँ, तो मुझे रिजल्ट नहीं मिलते पेशेंट्स के। मैं भी कभी कभार मेरा भी गलती होती है। डॉक्टर है तो हम इंसान है, तो हमारे से भी कुछ ना कुछ सिलेक्शन में प्रॉपर सिलेक्शन नहीं होता है। कभी कभार हमारे में से भी आगे पीछे कुछ सिम्टम रह जाते हैं, या कभी कभी पेशेंट्स हमको कुछ सिम्टम छुपाते हैं, पूरी हिस्ट्री नहीं बताते। तो फिर तभी क्या होता है कि हमको रिजल्ट नहीं मिलता है। जो रिजल्ट हम एक्सपेक्ट करते हैं मेडिसिन देने के बाद, वो रिजल्ट नहीं मिलते। तो उसकी वजह से वो कॉन्फिडेंट लूज कर कर जाते हैं कि भाई मैंने तो होम्योपैथी दिया लेकिन कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहे। पेशेंट को मिल रहे तो भी पार्शियल रिजल्ट मिल रहे। बट तुम रीकेस टेकिंग करो उसमें। उसमें हम क्या करते हैं, रीकेस टेकिंग करते हैं, या फिर हमारी सिलेक्शन ऑफ जो रेमेडी हमने सिलेक्ट की है, उसमें हम चेक करते हैं कि क्या मैंने जो रेमेडी सिलेक्ट की है वो पार्शियली सिमिलिमम है या फुल्ली सिमिलिमम है। सिमिलिमम मतलब होम्योपैथी में ऐसा किया जाता है कि मेडिसिन के सिम्टम और पेशेंट के सिम्टम मैच होने चाहिए। जितने पेशेंट्स के सिम्टम मेडिसिन के सिम्टम से मैच हो गए, उतना बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। तो तुम्हारी सिलेक्शन ऑफ रेमेडी में गलती हुई है, तो वो चीज चेक करना चाहिए। उसके बाद में फिर तुम फिर से पेशेंट को रीकेस टेकिंग करो और मेडिसिन दो, उनको रिजल्ट मिलेंगे बेटर। तो ये सब चीजें हैं जहां पर वो लोग इंटरेस्ट लूज कर जाते हैं और फिर होम्योपैथी प्रैक्टिस नहीं करते, खुद का कॉन्फिडेंस नहीं होता है उनमें। एक होता है कि एलोपैथ डॉक्टर्स जो है, मतलब एमबीबीएस एमडी वगैरह, जो डॉक्टर्स है वो पेशेंट्स को मैनिपुलेट करते हैं। सिर्फ होम्योपैथी इज प्लासिबो। वो इसलिए प्लासिबो बोलते हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन जो बनाई जाती है वो बहुत माइनर डोजेज में होता है। जैसे हम एलोपैथी की हम नॉर्मली पैरासीटामोल ले ले, तो हम उसको अंडर माइक्रोस्कोप देखें तो पैरासीटामोल जो उनके ड्रग सब्सटेंस है वो हमको दिखते हैं। उनके ड्रग सब्सटेंस का जो मॉलिक्यूल है वगैरह वो सब दिखता है। लेकिन होम्योपैथिक मेडिसिन जो हम बनाते हैं, जैसे नॉर्मली मैं अगर तुमको बता दूं कि एक मेडिसिन है नेट्रोमोर, वो बनती है कॉमन सॉल्ट से। कॉमन सॉल्ट हम अगर खाते हैं नॉर्मली तो इसे कॉमन सॉल्ट। बट अगर हम उसको ट्राइचुरेशन जो प्रोसेस है मेडिसिन बनाने का, हम उसके जरिए से उसको गुजारते हैं, तो उसके अंदर की मेडिसिनल प्रॉपर्टी एक्टिवेट होती है। राइट। और होम्योपैथिक में क्रूड ड्रग सब्सटेंस यूज होता है, जैसे प्योर पैरासीटामोल हो गया तो उसका जो भी केमिकल फॉर्मूला होगा वो यूज होता है। डोमपेरिडोन केमिकल फॉर्मूला, वो केमिकल यूज होता है। होम्योपैथी में वैसा नहीं होता है। हम अगर मेडिसिन बना रहे हैं, तो अभी नेट्रामोर मैंने बात की, तो नेट्रामोर हम 1 ग्राम ऑफ नेट्रामोर लेते हैं एंड 10 ग्राम ऑफ शुगर ऑफ मिल्क लेते हैं। शुगर ऑफ मिल्क जो रहता है वो हम गोट मिल्क के शुगर से एक्सट्रैक्ट, गोट मिल्क से उसका शुगर एक्सट्रैक्ट करते हैं। और उसके बाद उसको दोनों को मिला के 1 घंटे का ट्राइचुरेशन प्रोसेस होता है। तो उसको वो ट्राइचुरेशन प्रोसेस के बाद में 1 एक्स पोटेंसी बनती है। मतलब मेडिसिनल कंटेंट इतना माइन्यूट होता है कि वो माइक्रोस्कोप में दिखता नहीं है। इसी वजह से वो बोलते हैं कि इट्स अ प्लासेबो। लेकिन जब हम पेशेंट्स के ऊपर देते हैं, हमको वंडरफुल रिजल्ट मिलते हैं। इवन कितने एलोपैथ डॉक्टर जो है वो कन्वर्ट हो चुके हैं होम्योपैथ की तरफ। और डॉक्टर महेश गांधी, ही इज एमबीबीएस, और उन्होंने साइकेट्रिस्ट किया है, और ना वो प्रैक्टिस कर रहे हैं होम्योपैथी। जब रिजल्ट है तभी तो एमबीबीएस वाले कन्वर्ट हो रहे हैं ना होम्योपैथी में। इवन फाउंडर ऑफ होम्योपैथी जो है डॉक्टर सैमुअल हैनीमन, ही इज ऑल्सो एलोपैथ डॉक्टर। उसको रिजल्ट नहीं मिल रहा था उनको, तो वो उन्होंने छोड़ दिया प्रैक्टिस करना कि मेरे पेशेंट्स को रिजल्ट नहीं वो सेटिस्फाइड नहीं थे। एक मेडिसिन है, वो मलेरिया ट्रीट करती है बिकॉज इट इज बिटर इन टेस्ट। लेकिन बाद में क्या हुआ, वो सेटिस्फाइड नहीं थे, ये जो सेंटेंस है। तो उन्होंने क्या किया, वो मेडिसिन खुद लिया और उनको सेम मलेरियल सिम्टम वापस आए कि
मेडिसिन लेने के बाद मुझे मलेरियल सिम्टम आ रहे हैं, मतलब इसके अंदर एबिलिटी है कि ये मलेरिया को ट्रीट कर सकता है। समझ रहे हो, मतलब मलेरिया के जो सिम्टम है वो इसको ट्रीट कर सकता है। और यहाँ से होम्योपैथी की डिस्कवरी हुई। मतलब कि तो जैसे लोहा लोहे को काटता है, जहर जहर को काटता है, हाँ, होम्योपैथी भी हाँ, वैसा ही है। वैसा ही है। द लॉ ऑफ होम्योपैथी इज सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंस, लाइक टू बी ट्रीटेड बाय लाइक। वाह, वेरी अमेजिंग। और ताहा, मैं तो जब भी आपके साथ बात करती हूँ और आप मुझे ऐसे ऐसे रिजल्ट्स बताते हो होम्योपैथी के बारे में कि इट्स रियली वेरी अमेजिंग, और मैं उसके बारे में सोचती रहती हूँ। तो कुछ ऐसे ही अमेजिंग रिजल्ट्स आप कुछ हमारे ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहेंगे? कोई भी 2-3 एग्जांपल्स कि लोग बिलीव नहीं करेंगे इसके बारे में। प्लीज शेयर सम मैजिकल रिजल्ट्स। अगर आप हमारे कोई भी न्यू वीडियो को मिस नहीं करना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन पे क्लिक कर सकते हैं। इससे आप हमारा कोई भी न्यू वीडियो मिस नहीं करेंगे। हाँ, तो एक पेशेंट था मेरे पास, ही सफरिंग फ्रॉम HLA-B27। ये एक ब्लड डिसऑर्डर है। इसका एलोपैथी में कोई ट्रीटमेंट नहीं है। इसकी वजह से क्या होता है कि मसल्स के जो बॉडी के जो मसल्स होते हैं वो स्ट्रेच हो जाते हैं और सिवियर पेन होता है, तो वो अनबियरेबल होता है कभी कभार। और ही सफरिंग फ्रॉम 17 ईयर्स। और कभी कभी वो मतलब जब भी उसको ऐसा अटैक आता था तो वो नॉर्मल पेन किलर्स वगैरह ले लेता था, बट उसने फिर लेना छोड़ दिया कि कब तक लूँ, किडनी पे ऊपर प्रॉब्लम होगा ये एंड ऑल। फिर मेरे पास आने के बाद मैंने हिस्ट्री लिया और उसको मेडिसिन दिया। मेडिसिन देने के बाद 15 डेज में उसको ये प्रॉब्लम चला गया। आज उसको 1 साल हो गया, उसको फिर से कभी पेन हुआ नहीं फिर से, और उसको मसल स्ट्रेच हुए नहीं है। तो ये एक रिजल्ट है। और किडनी के अगर हम देखें तो किडनी स्टोन के तो पेशेंट बहुत आते हैं, हद से ज्यादा आते हैं। तो एक पेशेंट आया था मेरे पास, सीवियर, अचानक सीवियर पेन, बहुत ज्यादा स्टमक पेन था और नौशिया वोमिटिंग जैसा लग रहा था। सीवियर पेन में था, मतलब जो स्टोन थी वो बाहर आने के लिए ये कर रही थी, उसको तड़पा रही थी। तो मेडिसिन देने के विदिन 2 आवर्स में उसको स्टोन निकल गया था वो। वाओ, अमेजिंग। बहुत सारे पेशेंट्स को ऐसे स्टोन तो 2-3 दिन में निकल जाते हैं, मैक्स टू मैक्स 1 वीक लगता है। पेशेंट था मेरे पास, फीवर था फ्रॉम 7 ईयर्स, अंदर अंदर फीवर रहता था काफी टाइम से। तो जब मैंने हिस्ट्री ली उसकी तो उसको 7 ईयर पहले एक बार टाइफाइड हुआ था। और टाइफाइड जो है वो एलोपैथिक मेडिसिन से ट्रीट नहीं होता है, वो अंदर रह ही जाता है। तो उसका एक बेड कंडीशन, मतलब जो हम बोल सकते हैं कंटिन्यू इंक्यूबेशन पीरियड, मतलब अंदर दबा हुआ वो चल रहा था। उसको फीवरिश फीलिंग नाइट टाइम पर होती थी, शाम के टाइम पर थोड़ा फीवरिश फीलिंग होता था, बॉडी हीट होती थी। जब मैंने हिस्ट्री लिया, पहले पेशेंट कंफर्टेबल नहीं था, बाद में उसने एक सिम्टम बताया कि पेशेंट बता रहा था कि वो फिजिकली बहुत वीक फील करता है काफी टाइम से। मैंने पूछा क्यों भाई, तुम क्यों वीक फील करते हो? तो पहले तो हेजिटेट हुआ, बाद में उसने सिम्टम बताया कि उसको जब भी वो सोता है तो उसको नॉक्टर्नल इमिशन बोलते हैं, यानी नाइट फॉल होता है। तो डेली होता है उसको। तो काफी टाइम से उसको ये प्रॉब्लम था, मतलब वो बोल रहा था मुझे कम से कम 6 महीने से ये कंटिन्यू हो रहा है। जब भी मैं सोने जाता हूँ तो मुझे नाइट फॉल हो जाता है। तो नाइट फॉल एक तरह का मेल प्रॉब्लम होता है, जिसमें जब भी हम मतलब सोते हैं तो इजेकुलेशन होता है स्पर्म का नाइट में, मतलब नींद के अंदर होता है। तो ये एक तरीके का मेल प्रॉब्लम है। एक ये नेचुरल है, नॉर्मल है। कभी 1-2 बार वीक मतलब महीने में हो गया तो ठीक है, नॉर्मल समझा जाता है उसको। बट वो डेली रिपीटेशन में अगर आ जाता है तो इट्स नॉट गुड। तो उसको मेडिसिन देने के बाद 15 डेज के अंदर उसको वापस रिपीट, मतलब मेडिसिन जब मैंने दी उसके बाद उसको सेकेंड टाइम हुआ ही नहीं कभी। और आज तक उसको सेकेंड टाइम उसको फिर से नाइटफॉल कभी नहीं हुआ। तो ये एक रिजल्ट था जो। और उसके बाद में उसका जो मेन कंप्लेन के लिए आया था फीवर के लिए, तो वो भी ठीक हो गया। वो उसको मैक्सिमम 2 मंथ्स लगे, लेकिन उसके बाद में उसको ठीक हो गया। बाद में उसके ओके। दूसरे कंप्लेंट्स जो प्रॉब्लम उसको रोज हो रही थी, आपकी 1 या 2 मेडिसिन से ही उसको नेक्स्ट टाइम वो प्रॉब्लम कभी हुआ ही नहीं? हुआ ही नहीं। एक्चुअली कैसा होता है और कि उसको हम लोग कितने जो सालों से ये चीज हो रही थी? उसको कितने उसको सालों मैक्सिमम 6 महीने से वो नाइटफॉल का प्रॉब्लम हो रहा था, 6-8 महीने से हो रहा था। डॉक्टर ताहा क्या कहना चाहते हैं? ऐसे तो स्कोप हमें समझ में आ रहा है कि फ्रॉम एलोपैथी डॉक्टर्स आर आल्सो कन्वर्टिंग इन होम्योपैथी। ये भी एक रियलिटी है जिसको जो करंटली मेडिकल
मार्केटिंग जो होती रहती है उसकी वजह से हमारी जो देश की या जो हमारी पुरानी जो थेरेपीज हैं उसको सप्रेस किया जा रहा है, और बाकी थेरेपीज को आगे बढ़ाया जा रहा है। फिर भी मैं कहना चाहूंगी होम्योपैथिक का आने वाले कल में क्या स्कोप है। देखो होम्योपैथ जो है, एक्चुअली हम होम्योपैथी पे जैसे कि एलोपैथी और होम्यो टोटल फाइव चार पांच स्ट्रीम है। एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, यूनानी। बट एलोपैथी को, ये जो एलोपैथी अभी जो प्रैक्टिस की जाती है वो एक्चुअल एलोपैथी है ही नहीं। ये है एंटीपैथी प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कि अगर तुमको एसिडिटी हो रही है तो तुम एंटासिड दे दो, सप्रेस कर दो उसको, है ना। तो ये एक्चुअल एलोपैथी है नहीं। एक्चुअल एलोपैथी जो प्रैक्टिस की जाती थी वो था कि अगर तुमको हाई ब्लड प्रेशर हुआ है, वो टाइम पर जो मेन एलोपैथी प्रैक्टिस प्रैक्टिस की जाती थी, तो वो क्या करते थे कि तुमको हाई ब्लड प्रेशर हुआ है तो वो वेन कट कर देते थे और ब्लड निकाल देते थे, तो तुम्हारा ब्लड कम हो जाएगा तो ब्लड प्रेशर अपने आप कम हो जाएगा। राइट, ये वो टाइम की एलोपैथी थी। अगर तुमको पेन हो रहा है तो वहां पर बर्निंग फायर रख देते थे, ताकि वो बर्निंग फायर से पता ही नहीं चलता था कि तुम्हारा पेन खत्म हो गया। तो ये एक्चुअल एलोपैथी थी। ये जो अभी प्रैक्टिस हो रही है वो एंटीपैथी है। बट एलोपैथी बोलते हैं क्योंकि वो एक स्ट्रीम बन गई है। तो और होम्योपैथी, आयुर्वेदा, यूनानी, ये जो चलता है, ये जो तीन स्ट्रीम है, उनके कुछ लॉज है, बेसिक लॉज है। होम्योपैथी में जो किया जाता है वो सिमिलर सिमिलबस क्यूरेंसर को देख के किया जाता है कि पेशेंट की एक डेढ़ घंटा हिस्ट्री लो, तुम उसकी ईच एंड एवरी माइन्यूट डिटेल, फिजिकल सिम्टम, मेंटल सिम्टम, उसके इमोशनल सिम्टम, और उसको फिजिकली मतलब उसके थर्मल मोडालिटीज, और उसको एग्रेवेशन कब होता है, कब नहीं होता है, कब एमेलोरेशन होता है, उसके डिजायर्स क्या है, उसकी स्लीप क्या है। इवन वी नोटिस द पोजीशन ऑफ सिटिंग, कि पेशेंट बैठता किस पोजीशन में है। वो कुछ कुछ रेमेडीज है जिसकी पेशेंट्स की मतलब उसने उतनी डिटेल लिखी हुई है उसको प्रूव करते टाइम कि वो पेशेंट बैठेगा भी कैसे, हमारे पास आएगा तो वो बैठेगा कैसे, उसकी पोजीशन क्या रहेगी। तब हमको रिजल्ट बहुत ज्यादा आता है। और स्कोप अगर देखा जाए तो होम्योपैथ नहीं, आयुर्वेदा भी अभी और यूनानी वाले भी जो है सभी के सभी कन्वर्ट होते हैं, एलोपैथी प्रैक्टिस करते हैं। उनका भी एक रीजन है, क्योंकि उसमें इंस्टेंट तुमको रिजल्ट मिल जाता है तो पेशेंट ज्यादा होते हैं और स्ट्रगल पीरियड होता है वो कम हो जाता है। जैसे होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, यूनानी का स्टार्ट में स्ट्रगल हम 3 साल प्लस ही समझ के रखते हैं कि भाई 3 साल तुम्हारा स्ट्रगल पीरियड रहेगा, तुमको डेली पेशेंट नहीं मिलेंगे। वो एक पीरियड जो रहता है उसमें सभी डॉक्टर ये चाहते हैं कि भाई हम कहीं ना कहीं पहले थोड़ा कमा ले और उसके बाद में फिर ये करें। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि जब तुम एलोपैथी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देते हो तो तुम्हारे पेशेंट जो है वो फिर होम्योपैथी, आयुर्वेद या यूनानी नहीं लेते। वो बोलते हैं कि नहीं भाई, वो डॉक्टर हम 50 रुपये 100 रुपये ये ले लो और हमको वो दे दो, हमको फौरन रिजल्ट चाहिए, हम उसके लिए 15 दिन 10 दिन वेट नहीं करेंगे। हालांकि एक मिथ है पेशेंट्स की कि होम्योपैथी के रिजल्ट बहुत लेट आते हैं। जो आजकल पेशेंट का चलता है ना कि भाई 6 महीने तक खाली दवा खाओ उसके बाद में तुमको रिजल्ट आना स्टार्ट होंगे होम्योपैथी के। मैंने तो होम्योपैथी की कोई एक बुक में पढ़ा था, होम्योपैथिक मेडिसिन एक्ट मोर फास्टर देन एंटीबायोटिक्स। जो हम एंटीबायोटिक्स अभी जैसे कि नॉर्मली हमको थ्रोट इन्फेक्शन वगैरह होता है तो विद इन 3 डेज रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाते हैं। बट अगर होम्योपैथिक मेडिसिन अगर परफेक्टली सिमिलिमम रही तो उसके रिजल्ट विद इन 24 आवर देखने को मिलते हैं। तो ये स्कोप है कि अगर सर्वाइविंग पीरियड जो बोलते हैं हमको, स्ट्रगलिंग पीरियड में उसमें थोड़ा अगर सब्र कर लिया जाए तो बाद में तुम एलोपैथ से ज्यादा कमा सकते हो और उनसे ज्यादा बेस्ट रिजल्ट तुम ले सकते हो और सेटिस्फाइड भी रह सकते हो। होम्योपैथ वाले डॉक्टर ये सोचते हैं इसमें पैसा नहीं मिलता है, बट इसमें पैसा एलोपैथ से ज्यादा मिलता है। और कोई इमरजेंसी में तुमको डिस्टर्ब भी नहीं करेगा, तो वो एक अच्छा तुम्हारा स्कोप है। थोड़ा टाइम तुमको लगता है डेवलप होने के लिए, लेकिन एक्चुअली हम पेशेंट को जब रूट कॉज से ट्रीट करते हैं तो हमको जो सेटिस्फेक्शन मिलता है वो हमको एलोपैथ से नहीं मिलता। तो वो हम उस सेटिस्फेक्शन के लिए मैं तो होम्योपैथी प्रैक्टिस करता हूँ। सो डॉक्टर ताहा से आप हील एंड क्योर चैनल पे कनेक्ट कर सकते हैं, यूट्यूब पे उनका चैनल है। तो ताहा, इतने सारे एडवांटेजेस हमने देखे होम्योपैथिक के, क्या कोई डिसएडवांटेजेस नहीं होते हैं? हर एक चीज के जहाँ एडवांटेजेस है और उसके डिसएडवांटेज भी होते हैं। तो होम्योपैथी के डिसएडवांटेज अगर हम देखे जाए तो कुछ डिजीज, जैसे डॉक्टर हैनेमन ने 3 टाइप के डिजीज बताई, क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज हम करते हैं तो उसमें 3 टाइप ऑफ डिजीज आती है। एक इंडिस्पोजिशन डिजीज,
एक सर्जिकल डिजीज और डायनामिक डिजीज। तो इनडिस्पोजिशन डिजीज अगर हम मैं बताना चाहूँ नॉर्मली, तो इनडिस्पोजिशन मतलब हमारा जो नॉर्मल लाइफस्टाइल है उसमें कुछ चेंजेस होने की वजह से एक्साइटिंग कॉज जो भी मतलब एक्साइट होता है और उसके बाद जो सिम्टम आते हैं, जैसे मैं अगर एक्सप्लेन करता हूँ, हम बाहर से बहुत ज्यादा खा लिए कुछ, तो वो क्या हो जाता है फिर कि वो एक्साइटिंग कॉज बन जाता है और उसकी वजह से इनडाइजेशन वगैरह हो जाता है। तो हम उसको नॉर्मली डाइट वगैरह से भी ठीक कर सकते हैं, उसके लिए मेडिसिन वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती। और बाकी जो डिजीज आती है जैसे कि टाइफाइड हो गया, मलेरिया हो गया, या फिर हार्मोनल डिजीजेस हो गई, ये जो भी डिजीज जहाँ पर पैथोलॉजिकल और फंक्शनल चेंजेस होते हैं, जो तो वो उसको डायनामिक डिजीज बोलते हैं मोस्टली। जो तो उसको हम मेडिसिन लेने की जरूरत होती है। होम्योपैथी में उसको डायनामिक डिजीज बोलते हैं बिकॉज होम्योपैथिक मेडिसिन आर डायनामिक इन नेचर। और सर्जिकल डिजीज आ गई, जो सर्जिकल डिजीज जो है उसको हम मेडिसिन से ट्रीट नहीं कर सकते, जैसे कि फ्रैक्चर हो गया, इंजरी हो गई, तो वहां पर होम्योपैथिक, या फिर ऐसी डिजीज जो जहाँ इमरजेंसी है, जैसे कि कार्डियक कंडीशन हो गया, सीवियर मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो गया है पेशेंट को, हार्ट अटैक है, तो वहां पर हम होम्योपैथी नहीं दे सकते, वहां पर हमको एलोपैथी। वहां पर ये रूल भी यही है कि पहले तुम पेशेंट को नॉर्मल कंडीशन में लाओ, इमरजेंसी से बाहर निकालो, एंड देन उसके बाद तुम होम्योपैथिक मेडिसिन दे सकते हो। फ्रैक्चर वगैरह में होम्योपैथिक मेडिसिन एज ए सप्लीमेंट्री दे सकते हैं। तो हम होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ में उसको सर्जिकली ट्रीट करना जरूरी है। जैसे कट लग गया हो, तो वहां पर तुम मेडिसिन देके उसको हील नहीं कर सकते, उसको तुमको स्टिच करना पड़ेगा। तो ये सर्जिकल डिजीज में होम्योपैथी के डिसएडवांटेज है, जहाँ पर हमको एलोपैथी मतलब ये इमरजेंसी मेडिसिन में होम एलोपैथी लेना पड़ता है। इट वॉज वेरी नाइस टॉकिंग विद यू ताहा, बट सेशन एंड होने से पहले आप कोई टिप्स जो एज अ डॉक्टर आम जनता को मैसेज, सजेशन या एडवाइस देना चाहते हो? एज ए होम्योपैथ में हम लोग बहुत सारे पेशेंट्स को देखते हैं कि हमारे पास आते भी हैं कि सर आपके पास ये मेडिसिन है, सर आपके पास ये मेडिसिन है, मोस्टली थूजा हुआ है, वो भी सीवियर हाइपोटेंसी मांगते हैं हमारे पास से। तो मैं हम पूछते हैं भाई तुमको ये क्यों चाहिए, तो बोलते हैं मैंने वो वीडियो देखा था, यूट्यूब का वीडियो, या उस वो इंसान ने बोला कि ये मेडिसिन ले लो, कम हो जाएगा, है ना। तो वो यूट्यूब वीडियो वगैरह देख के आते हैं। तो मैं पेशेंट्स को पूछता हूँ कि भाई तुमने वीडियो देखा, तो क्या तुमने मेडिसिन के बारे में पढ़ा, तुमको पता है क्या है मेडिसिन, क्या है जो मेडिसिन मांग रहे हो, किस लिए है। एक्चुअली होम्योपैथिक मेडिसिन कोई स्पेसिफिक डिजीज के लिए नहीं होती है। कोई मेडिसिन भी, हमारी जो मेडिसिन है उसमें लिखा हुआ नहीं है कि भाई ये मेडिसिन फीवर के लिए देते हैं, ये मेडिसिन तुम सर्दी खांसी बुखार के लिए देते हो, ये मेडिसिन तुम कैंसर के लिए देते हो, ये मेडिसिन तुम थायराइड के लिए देते हो, ये मेडिसिन तुम पीसीओडी के लिए देते हो। ऐसा स्पेसिफिक कोई नहीं है जैसा एलोपैथिक वाले है, एलोपैथिक मेडिसिन है। तो होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो हर एक पेशेंट्स की, जैसे कि मैंने बताया पहले कि सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंचर, हम पेशेंट की हिस्ट्री के अकॉर्डिंग उसकी मेडिसिन सिलेक्ट करते हैं। तो हर इंसान को ये नहीं हो सकता है कि हर इंसान को हर डिजीज के लिए अलग रेमेडी, अलग मेडिसिन आती है। जैसे नॉर्मल टाइफाइड हो गया, तो किसी पेशेंट की सिमिलरिटी के हिसाब से उसको सल्फर आ सकती है, किसी पेशेंट की सिमिलरिटी के लिए उसको बेलाडोना आ सकती है, किसी को बपटेसिया आ सकती है, किसी को कोई और मेडिसिन आ सकती है, अपिस आ सकती है, बहुत सारी मेडिसिन। 7,000 प्लस मेडिसिन है होम्योपैथी में। तो तुम्हारे खुद से मेडिसिन जो ले रहे हो, जो भी पेशेंट्स लेते हैं मेडिसिन, उसके उनको एग्रेवेशन नहीं पता है, वो हाई डोज में रिपीट करते हैं। भाई कब से ले रहे हो, बोलते हैं मैं तुझा वन एम 6 महीने से ले रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। भाई वो तुमको अच्छा लग रहा है लेकिन वो सप्रेस कर रहा है, वो तुमको क्योर नहीं कर रहा है, और वो कभी ना कभी वॉल्केनो की तरह बर्स्ट करेगा, है ना। तो वो पेशेंट्स को पता नहीं है कि उनको मेडिसिन जो ले रहे हैं वो प्रॉपर मेडिसिन है। तो ये मैं एक बोलना चाहता हूँ कि अगर तुम होम्योपैथिक मेडिसिन लेना चाहते हो, तो तुम यूट्यूब वीडियो देख के या किसी की बात सुन के मत लो, तुम किसी डॉक्टर को कंसल्ट करो। भले तुम्हारा थोड़ा पैसा जाएगा, लेकिन कंसल्ट करने के बाद तुमको बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे,
ऐसे तुम उसमें से लो, क्योंकि वो कभी ना कभी मेडिसिन है, वो कभी ना कभी उसका एग्रावेशन तो दिखाएगा बिना डॉक्टर के कंसल्ट के, क्योंकि कुछ मेडिसिन जो है होम्योपैथी में वो पॉइजनस मेडिसिन है, पॉइजन से बनी हुई है, तो उसके एग्रावेशन बहुत ज्यादा सीवियर हो जाते हैं कभी कभार, जिसको कंट्रोल करने के लिए एंटीडोट फौरन देना पड़ता है। सो डॉक्टर ताहा, आपको थैंक्स कहने से पहले मैं कुछ मेरा भी एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। एलोपैथी के जमाने में जहाँ पे लोग अभी जो हमारी पुरानी थेरेपीज हैं उसको लेके बहुत सारी मिस धारणाएं जो रखते हैं अपने साथ में, कहीं ना कहीं मेरी थी, बट आप जैसे डॉक्टर्स के साथ मिलने के बाद मेरा भी मिसकंसेप्शन बहुत क्लियर हुआ। और ये बात मेरे पापा जो है मुझे बहुत पहले से कह रहे थे कि बेटा एलोपैथी तो अभी आई है और अंग्रेज लोग जो है मार्केटिंग में ऑलरेडी नंबर 1 रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी के जो पैथीज हैं वो रिजल्ट्स नहीं देते हैं, पहले तो वही काम आते थे। एक मैसेज ये देना चाहूंगी कि पहले के कंपैरिजन में सभी लोग को, आप सभी ऑडियंस को, कि पहले के कंपैरिजन में डिजीज आर गेटिंग मोर एग्रीवेटेड एंड अग्रेसिव। पहले जैसे आप वेट कर लेते थे सिम्टम्स जाने का, आज का वो टाइम नहीं रहा है, या एक डॉक्टर पे ही रिलाई कर लेना इज नॉट गुड, या एक पैथी से अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, सो आई वुड सजेस्ट कि कीप चेंजिंग द डॉक्टर ऑल्सो। उनके क्या ओपिनियंस है, आप पे क्या काम कर रहा है नहीं कर रहा है, आपको 2-3 ओपिनियन लेने से कतराना नहीं चाहिए। और अपने सिम्टम्स को और डेंजरस होने तक का वेट नहीं करना चाहिए। सो डॉक्टर ताहा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड एनलाइटिंग अस अबाउट होम्योपैथिक इट्स मिथ। मेरे साथ बहुत सारे लोग के डाउट्स क्लियर हुए हैं। थैंक यू फॉर द इंफॉर्मेटिव सेशन। थैंक यू ताहा। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। सो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक न्यू गाइड के साथ विद न्यू इन्फॉर्मेशन। तब तक के लिए स्टे फिट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।